दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ देश और दुनिया की कई बड़ी खबरें दिखाने जा रही हूँ। आज गुजरात से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद पीएम इस बड़ी खबर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात मिडिल ईस्ट की। दुनिया भर में शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की मदद, हिफाजत और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले संगठन नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के महासचिव ने गजा की स्थिति को नाकाबिल यकीन तबाही यानी कि अविश्वसनीय विनाश बताया है। उन्होंने ये तक कहा कि इसे किसी भी सूरत में आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता। ये बयान इस्राइल के लिए बहुत बड़ा है दोस्तों। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। साउथ कोरिया बड़े एक्शन की तैयारी में है जो इस्राइल के सिर का दर्द बनेगा। साउथ कोरिया में इस्राइल को हथियार भेजने पर रोक लगाने की तैयारी है, जबकि राष्ट्रपति योन ने यूक्रेन को हथियार देने की संभावना जताई है। रूस और उत्तरी कोरिया के बढ़ते गठजोड़ पर भी एक गंभीर बयान आया है। पूरी खबर विस्तार से आगे आपको बताऊंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई ने हिजबुल्लाह के योगदान पर बात की है। उन्होंने हमास के लीडर का भी जिक्र किया, शहीद लीडर का जिक्र किया और जर्मनी में सरकार के टूटने से यूरोपीय राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका के चुनावों में रशीदा तालिब और इल्हान उमर की जीत से मुस्लिम राजनीति का जोर बढ़ा है। सभी खबरों पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी। देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात गजा की। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल यानी एनआरसी एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की मदद, हिफाजत और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसके महासचिव ने हाल ही में गजा का दौरा किया और जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर एनआरसी के सेक्रेटरी जनरल जन एगलैंड भी खामोश नहीं रह सके। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि गजा लौटने पर मैंने जो तबाही देखी वो हर समझ से बाहर है। रफा से लेकर खान यूनुस होते हुए गजा सिटी तक हर जगह बर्बादी ही बर्बादी है। यह अविश्वसनीय विनाश है और इसे किसी भी सूरत में आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब मैंने फरवरी में गजा का दौरा किया तो मैंने जो देखा और जो कहानियां सुनी उससे मैं हिल गया। इस सप्ताह यह स्पष्ट हो गया है कि स्थिति काफी खराब हो गई है। फिलिस्तीनी लोग बुनियादी खाने, दवा और आश्रय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सर्दी का मौसम भी आ रहा है। दोस्तों ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं है, ये अल्फाज उस इंसान के हैं जो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दुनिया भर में जंग और तशद्दुद से पीड़ित लोगों की मदद के लिए लगा चुके हैं। वो कहते हैं कि जो तबाही उन्होंने गजा में देखी है वो उनकी समझ से परे है। ये बयान इस बात को बयां करता है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत पर एक गहरी चोट है। एनआरसी जैसी तंजीमें इस तबाही के मंजर को देखकर सवाल उठाती हैं कि आखिर इन मासूमों का क्या कसूर है। क्या ये वाकई में आत्मरक्षा है या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? और ये हम सभी जानते हैं कि आत्मरक्षा तो बस इस्राइल का बहाना ही है। असली मकसद तो गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालना है, लेकिन खुद को शांति प्रिय बताने वाले अमेरिका जैसे देशों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वहीं दोस्तों गजा में हालात बेहद दर्दनाक है। गजा के सिविल डिफेंस ने बताया कि 16 दिनों से लगातार इस्राएली हमलों और सैन्य घेराबंदी के कारण उत्तर गजा में बचाव कार्य रोक दिए गए हैं। इस्राएली हमलों के शिकार कई लोग अभी भी लापता है, या तो मलबे के नीचे दबे हुए हैं या सड़कों पर बिखरे पड़े हैं क्योंकि बचाव और सिविल डिफेंस टीमें उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अब बात करते हैं साउथ कोरिया से आई बड़ी खबर की। साउथ कोरिया बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है जो इस्राइल के लिए सर दर्द बनेगा। दरअसल साउथ कोरिया के लॉ मेकर्स ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मुद्दे पर साउथ कोरिया में काफी बहस छिड़ गई है, खासकर क्योंकि साउथ कोरिया दुनिया का एक बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर यानी कि हथियार निर्यातक है और उसका मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनसे बड़ा कनेक्शन है।
सोल से फ्रैंक स्मिथ की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया लॉ मेकर्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई से वहां की जंग और बढ़ सकती है। ये लॉ मेकर्स चाहते हैं कि साउथ कोरिया इस्राइल जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में आर्म्स सप्लाई को रोक दे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर यह है साउथ कोरिया से कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका देश अब यूक्रेन को हथियार देने पर विचार कर सकता है। और ये बयान रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते गठजोड़ के बीच आया है। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, जो कि एक प्रमुख हथियार निर्यातक है, हमेशा से ही युद्ध में शामिल देशों को हथियार देने से बचता रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। राष्ट्रपति योन ने कहा कि उत्तर कोरिया, जो पहले से रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा चुका है, अब अपने सैनिकों को रूस में भेज रहा है। उत्तर कोरिया का अपने 10,000 सैनिकों को रूस भेजना दक्षिण कोरिया के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इससे न सिर्फ रूस को फायदा हो रहा है, बल्कि उत्तर कोरिया को युद्ध का अनुभव मिल रहा है और रूस से उसे अत्याधुनिक सैन्य तकनीक भी मिल रही है, जो कि उत्तर कोरिया की सेना के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। ऐसे में दक्षिण कोरिया को इस स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हो रही है। उत्तर कोरिया की ये सैन्य सहायता रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक नई ताकत दे रही है और इसके बदले रूस उत्तर कोरिया को उन्नत सैन्य तकनीकी उपकरण भी दे रहा है। राष्ट्रपति योन ने कहा कि उत्तर कोरिया का ये कदम हमारे लिए एक खतरे जैसा है। इस बढ़ते खतरे के बीच दक्षिण कोरिया अब अपनी नीति में बदलाव की बात कर रहा है। योन सुक योल ने यह भी कहा कि अगर उत्तर कोरिया का समर्थन रूस के लिए और बढ़ता है तो हम अपनी सहायता रणनीति को बदल सकते हैं और इसमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल हो सकती है। योन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर साउथ कोरिया ने यूक्रेन को हथियार देने का निर्णय लिया तो शुरुआत में केवल रक्षात्मक हथियारों यानी कि जो सुरक्षा के लिए हथियार होते हैं उनकी ही आपूर्ति की जाएगी, यानी कि भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे, ताकि यूक्रेन अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। दोस्तों, आज की दुनिया में सियासत का हाल देखिए तो हर तरफ उथल पुथल, हर मुल्क अपने मसलों में उलझा हुआ नजर आएगा और इस मौजूदा सूरत हाल को लेकर रूस के सदर पुतिन ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में जो भू राजनीतिक हालात यानी कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं यानी कि स्थिर नहीं है। रूस के सदर का ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज की दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये सूरत हाल बहुत जल्द बदलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इससे दुनिया में वॉर का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आई है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट निर्वाचित ट्रंप को मुबारकबाद दी है, लेकिन इस पर रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सफाई देते हुए इस रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया है और कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई नहीं दी। एक और खबर ईरान से है। इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह खमेनी ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह के बारे में कुछ अहम बयान दिए और उनके नेता सैयद हसन नसरल्लाह के योगदान पर जोर दिया। आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि हिजबुल्लाह ने असाधारण तरक्की की है और इसका मुख्य कारण सैयद हसन नसरल्लाह का अल्लाह पर भरोसा, उनका साहस, हिम्मत और सब्र है। उन्होंने आगे कहा कि सैयद हसन नसरल्लाह ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जो हिजबुल्लाह है और ये संगठन पिछले 40 वर्षों में ज़योनी शासन को कई बार पीछे ढकेल चुका है। आयतुल्लाह अली खमेनी ने ये भी बताया कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने 2009 के बाद 9 बार ज़योनी शासन के खिलाफ जीत हासिल की है। आपकी क्या राय है इस बयान पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और अब मैं आगे की खबर आपको बताती हूँ। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जर्मनी से भी है जो कि इसराइल का अमेरिका से भी बड़ा समर्थक है। खबर यह है कि जर्मनी का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया है। दरअसल जर्मनी की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार तब बिखर गई जब वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ घंटे ही हुए हैं कि इस घटनाक्रम के कारण जर्मनी में आकस्मिक चुनाव की नौबत आ गई है। वहीं इसराइल से एक सैनिक की मौत की खबर है। इसराइली आर्मी के प्रवक्ता ने लेबनान की उत्तरी सीमा पर एक सैनिक की मौत की पुष्टि की है जो 605th इंजीनियरिंग बटालियन 188th ब्रिगेड में था। अब अमेरिकी चुनाव से आई एक दिलचस्प खबर आपको बताती हूँ। अमेरिका के चुनाव में भले ही डेमोक्रेट पार्टी हार गई हो, लेकिन दो खास मुस्लिम नेता चुनावी मैदान में विजय हुए हैं। ये दो नेता नहीं बल्कि नेत्री हैं। ये है रशीदा तालिब और इल्हान उमर। अमेरिका की पहली मुस्लिम कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब और इल्हान उमर ने अपनी अपनी सीटें जीत ली है। इन दोनों नेताओं ने हमेशा फिलिस्तीन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम आवाज को मजबूत किया है। रशीदा और इल्हान ने इस बार भी फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और अपनी जीत से यह साबित किया कि उनकी आवाज का महत्व बढ़ रहा है। अब बात इंडिया की करते हैं, जहां पर गुजरात से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों में गुजरात से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुजरात में पिछले 5 सालों में 41,000 बेटियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि गुजरात में 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन महिलाओं और बेटियों का क्या हुआ किसी को खबर नहीं। सवाल ये है कि क्या ये मानव तस्करी का मामला है और क्या बीजेपी इन घटनाओं को छिपा रही है? यही सवाल वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी उठाए हैं। उन्होंने टीवी9 की एक खबर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि ये रिपोर्ट गुजरात से है। गुजरात में 5 साल में 41,000 बेटियां महिलाएं गायब हुई हैं। गुजरात में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सत्ता में है। ये महिलाएं कहां गईं? क्या उनकी मानव तस्करी हुई? ये नाकारापन छिपाने के लिए मोदी ने झारखंड में बेटी और रोटी का राग अलाप दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशी घुसपैठिए आपकी बेटी और रोटी ले जा रहे हैं, जबकि खुद देश में हर साल लाखों महिलाएं गायब होती हैं। सवाल ये है कि बेटियों की हिफाजत करने की बात करने वाली, रात में महिलाओं के अकेले निकलने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इतनी कमजोर है कि खुद ही ये बता रही है कि उसकी सत्ता में देश में घुसपैठ और मानव तस्करी हो रही है? इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नया मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत सारा प्यार कमेंट में देते हैं, उसे पढ़कर, आपके कमेंट्स को पढ़कर हौसला मिलता है इसी तरह से अच्छी वीडियोस लाने का। तो दोस्तों वीडियोस को जरूर देखा करिए। खास तौर पर अगर वीडियो ना मिले तो सर्च करके देखा करिए चैनल पर जाकर, लेकिन देखा जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।